अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कौन बनेगा आज PSL का बादशाह, मुल्तान सुल्तान या फिर लाहौर कलंदर्स? क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त जारी है। दोनों टीमों के दरमियान इवेंट का जो फाइनल है ये भरपूर और सनसनीखेज़ हो चुका है। साथ ही मुल्तान सुल्तान्स को इसकी तसलसल के साथ जो परफॉर्मेंस है वो उसी पर फेवरेट करार दिया है। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स वही टीमें हैं जो लीग मरहले के टॉप पोजीशंस पर काबिज थीं और दो क्वालिफायर में भी आमने सामने हमें नज़र आई थीं। हम ये कह सकते हैं कि दो ऐसी टीमें फ़ाइनल तक पहुंची हैं जो वाकई हकदार थीं फ़ाइनल खेलने की। दिफाई चैम्पियन मुल्तान सुल्तान्स अब तक पूरे सीज़न में सिर्फ एक मैच हारा है और लाहौर कलंदर्स ही वो वाहिद टीम रही है जिसने मुल्तान सुल्तान्स को हराया। गो के क्वालिफायर में लाहौर को इसी मुल्तान से शिकस्त हुई थी, लेकिन लगता है कि अब बहुत सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए, 5 विकेटों के नुकसान पर 181 रन का हदफ दिया है मुल्तान सुल्तान्स को। और मुल्तान सुल्तान्स के अब तक की जो मैं टीवी भी मेरे सामने है, 46 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर और 7वां ओवर खेला जा रहा है। कैसा रहेगा ये टाकरा, किसके सर सजेगा? आज का जो जीत है उसका ताज मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरफराज नवाज साहब हैं, साबिक कप्तान हैं, खिलाड़ी हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार। मेरे दोनों मेहमानों को खुशामदीद और अस्सलामुअलैकुम। सरफराज नवाज साहब, जो लाहौर कलंदर ने हदफ दिया है मुल्तान सुल्तान्स को, 181 रन का हदफ दिया है, क्या ये इससे ज्यादा भी हो सकता था? नहीं, मेरे ख्याल में कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर हुआ है, क्योंकि आखिरी 3 ओवरों में मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब रन हुए हैं। वो काफी बोझ पड़ा है मुल्तान सुल्तान के ऊपर, वरना तो लग रहा था कि 165 के करीब स्कोर जाएगा। अच्छा, लेकिन अब देखना है, विकेट तो आसान है, लेकिन रिजवान जो आउट हुए हैं, मेन बैट्समैन उनके और फॉर्म में बैट्समैन थे, हाँ, सिर्फ 14 रन बनाकर 14 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान हफीज की गेंद पर बोल्ड हुए। तो आपको लगता है कि ये चेजेबल है मुल्तान सुल्तान के लिए टारगेट 181 का? इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि पिच आसान है और लेकिन अगर देखा जाए तो लाहौर की बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि एक तरफ मुकाबला देखने में आएगा। जी मिर्ज़ा इकबाल साहब, जाहिर है लाहौर कलंदर को एक ये तो एज है कि होम ग्राउंड है जिसका वो भरपूर फ़ायदा भी उन्होंने उठाया है। तो आपको लगता है कि ये अब अच्छा टारगेट दिया है और इतना आसान नहीं होगा इसको चेस करना मुल्तान सुल्तान के लिए? देखिए शाजिया, जब 15 ओवर्स खत्म हुए थे तो उस वक्त जो थे वो 103 रन थे लाहौर कलंदर्स का स्कोर, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में 77 रन बने, जिससे 180 कर लिया, जो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर है। और दोनों जो डेंजर मैन है उन दोनों को आउट कर लिया। पहले मोहम्मद रिजवान को बोल्ड किया हफीज ने और फिर उसके बाद शान मसूद रन आउट हुए। तो ये दोनों बैट्समैन, ये बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है मुल्तान सुल्तान की। तो इनके आउट होने के बाद एडवांटेज थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जा रहा है लाहौर कलंदर्स के हक में। 27,000 तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, और हर तरफ लाहौरी जो है अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम ने, जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में कहा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 11 में से 10 मैच जीती। लेकिन जो तारीख बताती है HBL PSL की कि जो भी दिफाई चैंपियन टीम होती है वो कभी अपने एजाज के दिफा में कामयाब नहीं हुई। मुल्तान सुल्तान ने लास्ट ईयर जो है वो पेशावर ज़ल्मी को अबू धाबी में हराकर ये टूर्नामेंट जीता था, लेकिन जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, 2016 में इस्लामाबाद जीती, 2017 में वो टाइटल को रिटेन नहीं कर सकी, पेशावर ज़ल्मी जीती, 2018 में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती और 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स जीती। कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने एजाज का दिफा नहीं कर सकी, 2020 में कराची किंग्स और 2021 में मुल्तान सुल्तान। तो अब ये ये अपने एजाज का दिफा कर सकेंगे? जी हाँ, वही तारीख कहीं दोहराई तो नहीं जा रही कि जिस तरीके से 2 विकेटें गिर चुकी हैं, अंडर प्रेशर है, क्योंकि दोनों मेन बैट्समैन है और टारगेट भी यही दोनों बैट्समैन थे। लेकिन अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग, जिस तरह से सरफराज नवाज कह रहे थे, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान और फिर आज हफीज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, विकेट ली है। तो मैं और समीत पटेल है उनके पास, डेविड वीजा है।
जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में आखिरी ओवर में विकेट ली थी वकास मकसूद की। तो मैं समझ रहा हूँ मुकाबला अच्छा होगा। इस वक्त जो है वो थोड़ा सा पल्ला भारी नजर आता है मुझे लाहौर। लेकिन पहले कहा जा रहा था लाहौर कलंदर में फखर जमान को बैटिंग करने से रोक लें, लेकिन वो 3 रन बनाकर आउट हुए। उसके बावजूद इतना ज्यादा उन्होंने स्कोर कर लिया, अच्छा उन्होंने हदफ दे दिया, तो ये तो प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई। देखिए शाजिया, जो पुराना चावल होता है वो पुराना होता है, एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। आज मोहम्मद हफीज ने तरह की बैटिंग की, 69 रन उन्होंने स्कोर किए और वो अपनी टीम को लेकर चले। फखर जमान पर बहुत कुछ रिलाय कर रही थी उनकी टीम, और फिर उसके बाद जो हैरी ब्रुक है जिसने इस टूर्नामेंट में एक सेंचुरी बनाई, उसने 41 रन बनाए और 8 गेंदों पर 28 रन डेविड वीजा ने बनाए, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स की टीम 181 रन का टारगेट देने में कामयाब हुई। सही। सरफराज साहब, इस वक्त आप मुल्तान सुल्तान, आपको लगता है कि ये प्रेशर में आकर जो है ना वो खेल रहे हैं? आप देखें कि अभी इतने ओवर्स भी बाकी हैं, रन्स भी ज्यादा नहीं है, 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं 48 पे, और 3 आउट हुए हैं और अभी एक कैच छूटा है। हाँ। और काफी प्रेशर में मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान खेल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई खास कारकर्दगी दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह उनकी बैटिंग चल रही है काफी प्रेशर में है। इससे पहले देखा जाए तो जो उनके कैप्टन थे रिजवान, वो ही हमेशा टीम को लेके चलते थे, तो आज तो वो जल्दी आउट हुए हैं। उसके बाद फिर 3 विकेटें भी गिर गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की जरूरत थी या अभी है? जी, बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की जरूरत थी? नहीं, बैटिंग ऑर्डर तो उन्होंने सेट किया होगा, और उसमें तो तब्दीली जब होती है जब तेज खेलना हो और टारगेट को चेज करना हो जल्दी। तो अब तो मेरा ख्याल है नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे और ये देखेंगे कि विकेट और ना गिरे और स्कोर बढ़ता जाए। जी, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर को अपने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपनी होम ग्राउंड का एज है, आइंदा होने वाले जो PSL है ज़ाहिर है वो फिर कह रहे हैं पेशावर में भी होने चाहिए, कोयटा में भी होने चाहिए, ताकि वहाँ जो की टीम्स है उनको भी एज मिल सके। ये लाहौर कलंदर को बड़ा फायदा हुआ है वैसे। जी बिल्कुल, ये क्योंकि उनकी, ठीक आपने कहा, होम ग्राउंड भी है और यहीं पे जो प्रैक्टिस भी लाहौर में करते रहे हैं, उनका मेन हेड क्वार्टर भी लाहौर में है, तो ये उनको काफी इसमें फायदा पहुंचे। कितनी बड़ी कामयाबी है कि PSL अब एक इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है। आप देखें कि कितना अरसा पाबंदियां लगी रहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आते थे, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि कामयाबी से हम ये हर साल ये इवेंट लेकर चलते हैं। तो अब कितनी बड़ी कामयाबी बन गई है PSL पाकिस्तान के लिए। देखें, मौजूदा जो वसीम रमीज राजा साहब आए हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनके इंटरनेशनल तल्लुकात भी हैं, वो लोग उनको जानते भी हैं, ये भी लोगों को जानते हैं, कमेंटेटर भी रहे हैं, और इनके जो एफिलिएशन है अराउंड द वर्ल्ड वो भी काफी वास्ट है। तो पहले तो एहसान मानी थे, उनका कोई तल्लुक भी इतना नहीं था, तो ये मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी इमरान खान ने चेंज की है। और रमीज के आते ही देखें सारी टीमें पाकिस्तान, अब ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच चुकी है, और ये जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज पे हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ सीरीज पे मिर्जा इकबाल साहब, मुल्तान सुल्तान के 4 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके हैं। ये तो वाकई लग रहा है कि प्रेशर में आकर खेल रहे हैं, और ये जो 181 का टारगेट है ये बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए चेस करना। बिल्कुल शाजिया, अगर आप इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी देखें तो ज्यादातर मैचेस उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। हदफ के ताकुब में उनकी टीम लड़खड़ा जाती है, और आज यही हो रहा है। और जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा कि बहुत कुछ वो इन्हिसार कर रहे थे शान मसूद और मोहम्मद रिजवान पर, वो दोनों आउट हो गए। अब राइली रॉसो, खुशदिल शाह, टिम डेविड, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 20 छक्के लगाए हैं, वो जो सिंगापुर में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया भी गए। तो अब देखना ये कि कितना दबाव ये बर्दाश्त कर सकेंगे लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। मीरपुर आजाद कश्मीर में पैदा होने वाले जमान खान बड़े स्लिंगी एक्शन से बॉलिंग करते, वो भी मुश्किल डाल सकते हैं। और फिर हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी है ही, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन T20 क्रिकेट है शाजिया, कोई भी 2-3 ओवर्स मैच का पासा पलट सकते हैं।
लेकिन जैसे आपने कहा कि जो मुल्तान सुल्तान हैं ये पहले बैटिंग करते हुए हमेशा इन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इसका मतलब आज टॉस हारकर नुकसान में चले गए आधा मैच, तो इसका मतलब तभी पता चल गया था जब ये टॉस जो है ना वो हार गए और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया लाहौर कलंदर्स ने। स्ट्रैटेजी अच्छी थी, लाहौर कलंदर्स के जहन में था ये कि हालांकि जब लाहौर कलंदर्स अभी बॉलिंग कर रही है तो थोड़ी सी ओस भी गिरी है जिसकी वजह से गेंद गीला भी हो जाता है, लेकिन उनको ये इस बात का इल्म था कि अगर हम कोई एक अच्छा टारगेट देंगे स्कोर बोर्ड पर और मुल्तान सुल्तान हदफ के ताकुब में जाएगी और उनके दो अगर हम ओपनर्स आउट कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और यही नजर आ रहा है इस वक्त। आइंदा ऑस्ट्रेलियाई टीम की साथ जो सीरीज है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई और खास बात ये कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आई है। इससे पहले जो 5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में हुए अभी, तो उनमें बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका या श्रीलंका की वो फुल स्ट्रेंथ टीमें नहीं थी। तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी खुशहाली बात है कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे जो है वो खुल रहे हैं, क्योंकि 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंका क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ था, तो शायद कोई भी ऐसी टीम कि जो मगरबी ममालिक से ताल्लुक हो, जैसे इंग्लैंड हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सब नहीं आ रही थी। लेकिन अब दरवाजे खुल गए ऑस्ट्रेलिया के आने से। इस साल इंग्लैंड की टीम भी आएगी और इस साल के आखिर में या अगले बरस न्यूजीलैंड ने भी आना है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी खुशहाली बात है कि अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने वो खेलेंगे, उनमें एक नया जोश जज्बा। और ये उन लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त और पॉजिटिव मैसेज है जिन्होंने हमेशा साजिशें की हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट को नाकाम बनाया जाए। सरफराज साहब जी, ये देखें इंडिया ने जो साजिशें की थी, पहले तो उन्होंने अमेरिका से मिलके ये पाकिस्तान के जो पहले टूर थे वो खत्म करवाए पहले, तो उसके बाद फिर इंग्लैंड ने रिफ्यूज किया। यहाँ बोरिस जॉनसन ने, उनके प्राइम मिनिस्टर यूके में, उन्होंने बड़ा इसको बुरा मनाया और उनके जो चीफ थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद फिर प्लेयरों ने बयान दिया इंग्लैंड के अंदर कि हम तो तैयार थे, हमसे पूछा ही नहीं गया कि पाकिस्तान जाना है या नहीं। तो अब मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उसके बाद इंग्लैंड का भी दौरा है और उसके बाद फिर दूसरी टीमें भी पाकिस्तान में खुलेआम आएंगी। अब जो पहले एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये कोरोना का मामला, वो भी अब खत्म हो गया है। तो अब तो मेरा ख्याल है क्रिकेट फ्रीली होगी। और उसके साथ एक कानून जो बनाया है कि 8 एक्स्ट्रा प्लेयर साथ आप लेके आए, अगर कोरोना 8 प्लेयरों को हो जाए तो उनकी तब्दीली आपके पास मौजूद हो। ये रमीज राजा ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैचेस कोरोना फ्री जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज मेरे साथ थे, मिर्जा इकबाल बेग स्पोर्ट्स तज्जियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जहां पीएसएल पाकिस्तानियों की भरपूर तवज्जो में है, वहीं मुल्क में जो सियासी T20 का टॉस है ये भी हो चुका है। टॉस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतकर पहले तहरीक इंसाफ को बैटिंग करने की दावत दी है, जबकि तहरीक इंसाफ ने कप्तान के पैड शर्ट पहनाकर अपने 2 वज़रा शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी को सिंध हुकूक की विकेट पर ओपनिंग करने के लिए भेज दिया है। दोनों बल्लेबाज आते हैं, तेज़ बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी छक्के चौकों का आगाज़ नहीं हुआ है और सिंध हुकूमत से 15 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बॉलर्स को भी अभी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तेज़ बॉलिंग करने के लिए इस्लामाबाद मार्च के लिए निकल पड़े हैं। उनका ये मानना है कि इस्लामाबाद पहुँच कर हुकूमत की चीखें निकल जाएंगी। क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ज़रा देखिए। कराची से लेके इस्लामाबाद तक का आगाज आज से शुरू हो रहा है। जैसे हम इधर से निकलते हैं तो बनी गाला से चीखे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंच के हम इस हुकूमत पे हमला करेंगे। सियासी डिलीवरीज के बादशाह आसिफ अली जरदारी कोचिंग कर रहे हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी विकेट गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद का पावर प्ले
अभी बाकी है। यही नहीं, इत्तेहादियों ने भी फील्डिंग लगा रखी है जो तहरीक इंसाफ के जो बढ़ते हुए रन्स हैं उनमें सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद पेविलियन में बैठे ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत गिराने के लिए जो अदम एतमाद है इसमें डेडलॉक आ चुका है। क्या कह रहे हैं शेख रशीद साहब, ये भी देखिए। पोजीशन में डेडलॉक हो गया है अदम एतमाद पर। 30 दिन का ये सारा मार्च का महीना है, 2 दिन स्पीकर के, 7 दिन वोट के, टोटल 9 दिन की ये खेल है। हमें अपने एतमादियों पे पूरा एतमाद है। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहाँ रखने हैं 9 दिन। जहाँ इन्होंने रखने हैं वजारत दाखिला वहाँ 9 दिन तक फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखेगी। हारने के बाद ये ना कहें फ़ोन कॉल आ रही थी। उधर मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने शाहिद अफरीदी वाली इनिंग्स खेलते हुए खूब छक्के छुड़ाए हैं और इस वक्त हुकूमत के खिलाफ वो सेंचुरी करने की बहुत करीब नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन को आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन यानी 10 अरकान असम्बली की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो 10 रन काफ लीग के ओवर में पूरे होते हैं या फिर जहांगीर तरीन की स्पिन बॉलिंग पर हासिल किए जाते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो इस सियासी T20 के सबको लग रहा है कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की टीम के दावे के मुताबिक ये जो 10 रन हैं इनको तहरीक इंसाफ के अरकान की मिस फील्डिंग जो है यही पूरा करा देगी। अब सियासी T20 का किंग बनता कौन है ये जानने तक खेल के आखिरी ओवर्स का ज़ाहिर इंतज़ार करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, ऑपोजिशन हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ मार्च खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आज से आप लोगों के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू किया है, कल से आप लोगों ने उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है। आप लोगों ने किस तरह वेलकम करना है पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद पहुंचकर? वो कहते हैं हमला करना है हुकूमत पर जाकर, क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की? देखिए, हमें इनके मार्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनका लॉन्ग मार्च नहीं है, ये इनका शॉर्ट मार्च होने जा रहा है। आप ये देखें कि इन्होंने करना क्या है, ये किसके लिए मार्च करना चाहते हैं। ये पापड़ वाले को, फालूदे वाले को नाम के ऊपर जो आसिफ अली जरदारी ने लूट मार की हुई है, ये उस दौलत को बचाने के लिए जो है वो मार्च करना चाहते हैं। असल में तो हमने जो सिंध की आवाम के लिए सिंध हकूक मार्च शुरू किया हुआ है, जो वहाँ पर इन्होंने पिछले 13 साल के अंदर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों, गरा फरोशों, माफियाज, टैंकर माफियाज, वडेराज, लाकानूनियत, पुलिस स्टेट जो बनाया हुआ है इन्होंने सिंध को, वहां पर सिंध के लोगों को दबा के रखा हुआ है। आज़ादाना तौर के ऊपर वो अपना फैसला नहीं कर पाते। हम उनकी आवाज़ बन के जो है वो बाहर निकले हैं। जो हमारा सिंध हकूक मार्च चल रहा है और मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी से उसको वहाँ की सिंध की आवाम में पजीराई मिल रही है। बिलावल के पास अवामी एजेंडा कोई नहीं है। लेकिन आप लोग किस बुनियाद पर मार्च कर रहे हैं? आप लोगों का एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा बड़ा वाज़ेह है। हमारा एजेंडा ये है कि पिछले मुसलसल साढ़े 13 साल से इनकी हुकूमत है, उसमें से 5 साल इनको वफाक में भी हुकूमत मिली थी। ये सिंध को तो जो है वो पेरिस और फ्रांस बना देते, वहाँ तो गुर्बत का खात्मा कर देते, वहाँ के हॉस्पिटल ठीक हो जाते, वहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज ना होती, वहाँ पर जो चोरी चकारी 20-20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं। शादिया कौन से चूहे पाल रखे हैं इन्होंने जिनके पेट नहीं भरते, जो 20-20 अरब की गंदम वहां से खा जाते हैं, जो क्लिफ्टन में जरदारी हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। फिर तो इनके पास की जादू की छड़ी है, इनका चिराग है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिछले 15 सालों से बैठे हुए, और जाहिर है अवाम के वोट लेके बैठे हुए हैं ना, अवाम का मैंडेट है उनके पास इनमें। नहीं, देखें वहां पर मैंने आपको पहले जिस तरह कहा कि इस तरह इन्होंने वहां पर लोगों को दबा के रखा हुआ है कि लोग अपना आज़ादाना फैसला नहीं कर पाते। लोग चाहते हैं कि सिंध में जो है वो पीटीआई की जमात जो है वो उनके आवाज़ बने, मुतहरक हो। यही वजह है कि कमर कस के जो है वो हमारी क़यादत सिंध के अंदर मौजूद है। सिंध की कल वहाँ पर उन्होंने घोटकी से सखर गए हैं, आज सिंध के दीगर अजला के अंदर मौजूद है। हर अजला से होते हुए 6 मार्च को वो कराची पहुँचेंगे। सिंध के हकूक़ के लिए, सिंध की आवाम के लिए पूरी आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आवाम इस हवाले से जो मोबिलाइजेशन हो रही है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी। और बुनियादी तौर पर आपने ये कोई आगाही मुहिम शुरू की है जिसके आप लोग समझ रहे हैं जिसका नतीजा 2023 के इंतखाबात में निकलेगा, ये कोई अवेयरनेस मुहिम शुरू की हुई है आप लोगों ने? इंशाअल्लाह। आप देखें सिंध के लोग चाहते हैं कि जो इन्होंने उनको दबा के रखा हुआ था, जो उनको बात नहीं करने देते थे, जो इनके खिलाफ बात करता है वहां पर आप जाएं तो सही, वहां पर जो है वो लोगों को FIR काट दी जाती हैं, उनको जो है वो डकैतियों के, नजायज कत्लों के, मंशियात के मुकदमों के अंदर उनको। देखें बुनियादी तौर के ऊपर मैंने पहले आपको कहा
कि जब लोगों से वोट उनको डरा धमका कर बंदूक की नोक पे लिया जाएगा। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि जानबूझकर झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है इसीलिए कि उनको वोट दें, वो जबरदस्ती वोट लेने का यही तरीका है उनके पास, ये बात कर रहे हैं आप? देखें, मैंने यही आपको कहा कि जब उनको ये नजर, लोगों को ये अब नजर आ रहा है कि उनकी पीटीआई आवाज बन के सिंध में मौजूद है, पीपल्स पार्टी को लोग आइंदा वोट नहीं करेंगे, और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आप देखें कि वहां पर इनकी एक मुखालफत भी मौजूद है। सिर्फ उस मुखालफत को लीडरशिप फराहम करने की जरूरत थी जो हमने फराहम कर दी। अच्छा, हबीब साहब, राना सनाउल्लाह ये दावा करें कि असम्बलियां तोड़ने की जो समरी है उस पर प्राइम मिनिस्टर ने दस्तखत कर दिए हैं, इत्तेहादियों के साथ उनके मामला तय हो गए हैं, तो हुकूमत तो इस लिहाज से डगमगा रही है। कितनी बेबसी है, 3.5 साल गुजर गए हैं। अब इन्होंने हमारी हुकूमत गिरानी थी, इन्होंने अदम एतमाद करनी थी, अदम एतमाद इनसे हो नहीं सकी, अदम एतमाद ये वहां पर ला नहीं सके। अभी खत्म तो नहीं हुई ना, अभी तो प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटजीज बन रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि आई और नाकाम हो गई। शादिया, आप तो अब की बात कर रही है ना, मैं तो पिछले 12 ऐलानात की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा इनके इस्तीफे भी क़यादत के पास पहुंच गए थे, याद है ना आपको? उसमें मरियम सफदर के जेठ का इस्तीफा भी पहुंच गया था, कैप्टन सफदर के भाई का भी, मुर्तजा जावेद अब्बासी डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा भी पहुंच गया था, वो हाथ जोड़ के इस्तीफा वापस लिया था इन्होंने। अदम एतमाद उससे पहले भी कई बार ऐलान हो रहे थे। अब आपने कल काफ लीग की प्रेस रिलीज भी पढ़ ली, तो 5 साल मैंडेट जो है हुकूमत को मिला है, हुकूमत अपनी पूरी करेगी। मोदी के बयान नहीं तो फिर आनिया जानिया जो लगी हुई हैं, जो खाने चल रहे हैं ऑपोजिशन को, जो है ना वो आपके इत्तेहादी अपोजिशन को भी राम कर रहे हैं, आपको भी तसल्लियां दे रहे हैं, मोनिस इलाही भी तसल्लियां देते हैं, परवेज़ इलाही साहब भी ये कहकर तसल्लियां देते हैं कि 5 साल मैंडेट है, ये मुद्दत पूरी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा पैमाना है जिसे ये जांचा जा सके कि इत्तेहादी किसके साथ चलना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ सिंसियर हैं? देखें, नहीं, बड़ा वाज़ेह है, 3.5 साल से इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, हर बिल के मौके पे खड़े हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं। हमें पता अपने इत्तेहादियों को कैसे लेके चलना है, साथ हम उन्हें लेके साथ चल रहे हैं। लेकिन मेरा एक ये सवाल ये है कि इनको 20 साल बाद ये आदत आ गई, ये कौन सा ऐसे ही असूल है? पिछले 3.5 साल में इन्होंने एक दूसरे को चोर भी कहा, एक दूसरे को सिलेक्टेड भी कहा, एक दूसरे को शो काज नोटिस भी इशू किए, नई सी नई तारीखें भी देते रहे। सिर्फ इनका एक मसला है, वो जो इनको इकट्ठा करता है बार बार, वो है चोरी। उन्होंने देने हैं मसरूर अनवर मकसूद चपड़ासी का हिसाब देना है। 10-10 हज़ार रुपये मुलाजमीन की तनख्वाहों वालों के अकाउंटों में इन्होंने 16-16 अरब रुपया जमा करवाया हुआ है, वो किसी से ढका छुपा है। ये तो इत्तेहादियों के मामलात है ना आप लोगों के साथ, बकौल आपके इत्तेहादी आप लोगों के साथ ही है, लेकिन आप लोगों की पार्टी के अंदर जो लोग हैं जिनके बारे में नून लीग दावा करी कि वो उनके साथ मिले तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, उन लोगों का आप क्या करेंगे जो नून लीग उनके बारे में पॉलिसीज बना रही है कि उनको अकोमोडेट कैसे करना है? बात यह है कि किसी का कोई हमारे रुकन का कोई मामला नहीं है, तमाम अरकान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर किसी किस्म का भी कोई हकीकत से इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि अपोजिशन अपने उन मेंबरान की फिक्र करे जो हर बिल के मौका के ऊपर गायब हो जाते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक का बिल हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो आपका कोई अदम एतमाद आती है, हर मौके के ऊपर तो इनके लोग गायब हो जाते हैं। वो 25-30 लोग इनके कौन से हैं जो हर बार गायब हो जाते हैं? ये उनकी फिक्र लें, ये उनकी खबर करें, उनका हिसाब दें। जिन्होंने अदम एतमाद लानी होती है वो एक दिन के अंदर अदम एतमाद ले आते हैं। वो शोर आप नहीं लोगों को बता के लानी ना, उन्होंने बता के तो नहीं, उन्होंने अपना ये प्लानिंग तो नहीं आपको बतानी, वो तो अभी जाहिर है सरप्राइज देंगे आपको जब भी लेके आएंगे। बता के ना लाएं, लेकिन ये हवाई फायरिंग जो हो रही है, उस हवाई फायरिंग से कुछ निकल रहा है? मुझे आप ये बता दें, कुछ भी नहीं निकल रहा। देखिए, अगर हुकूमत इतनी परेशान नहीं है तो सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट भी जाकर मिलते हैं, फिर वज़रा को भी टास्क मिलते हैं, तो फिर अगर इतनी परेशानी है तो आप लोग इतना एक्टिव हुए हैं ना, काफ लीग से भी मिल रहे हैं, फिर आप लोग वजारतें देने की भी बात कर रहे हैं, कुछ तो हलचल है आखिर। नहीं, देखें, कोई परेशानी का मामला इस वजह से नहीं है कि हमने को मुल्क नहीं लूटा हुआ, को हमने चोरी नहीं की हुई, को हमारे बैरूने मुल्क में इमरान खान ने इक़्तिदार में कुछ जायदादें नहीं बना ली हुई। इमरान खान ने तो सादगी की मिसाल कायम की है। परेशान तो वो लोग होते हैं जिनको 20-20 साल पुरानी यादें याद आ गई हैं, जो एक दूसरे को चोर चोर सिलेक्टेड कह के एक दूसरे के साथ बगलगीर हो जाते हैं। जिन्होंने सड़कों पे घसीटना था वो सड़कों पे घसीटने की बजाय आजकल बगलगीर हुए हैं। परेशानी उनको है। तो आप लोगों के तो ऐसे लोग शामिल हैं ना जिनके बारे में इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैं तो इनको चपड़ासी भी ना रखूं, शेख रशीद के बारे में कहा करते थे। ये सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। नहीं, सियासत में कुछ होने का मामला नहीं। देखें, इसमें भी एक फ़र्क है।
फ़र्क बुनियादी तौर के ऊपर क्या है कि हमने जब से हमारे साथ मौजूद हैं, हमने किसी को ये नहीं कहा कि ये फलां है, ये फलां है। इनका मसला क्या है, ये मैं कहता हूं एक बार चलें सियासत में इकट्ठे हो गए, वो यार इकट्ठे तो रहो। ये 2 दिन इकट्ठे होते हैं, तीसरे दिन मरियम कहती बिलावल हमने लड़ना नहीं, चौथे दिन कह रही होती है कि नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, बिलावल कह रहे होते हैं नहीं लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है। वो एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान तो करते नहीं। हमारा इत्तेहाद जो है वो पिछले 3.5 साल से कायम है। हमने तो किसी के बारे में कोई बात जो है इस किस्म की नहीं दोहराई, ना बात की है। चले एक बार हो गया, आप अगर जुड़ गए तो फिर आप इकट्ठे होकर जुड़े रहे ना। इत्तेहादियों को मदारतें दे रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके इल्म में है कि जब आप एक इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं, उस इत्तेहाद को आपने साथ लेके चलना है। उस इत्तेहाद के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, उन तमाम चीज़ों को फिर आपको जो है वो मद्देनजर रख के प्रेशर उसी चैलेंज का नतीजा है ना। अगर वजारतें देने जा रहे हैं तो ये प्रेशर की वजह से ही है ना। नहीं देखें, आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, मैं वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती। लोग ये समझते हैं कि उनका, अगर कोई ये समझता है कि उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका कोई राइट है, तो उसको जो है वो कंसीडर कर लेना चाहिए। उसमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। तो 3.5 सालों के बाद आप लोगों को क्यों ख्याल आया कि इत्तेहादियों को मजीद वजारतें देनी चाहिए? नहीं, हमारे पहले इत्तेहादी क्या वजीर नहीं है। देखें, बात यह है कि जब आप इत्तेहाद कोई कायम होता है, कोई हुकूमत का साथ देता है, तो उसके अंदर फिर उस इत्तेहाद में कुछ चीज़ें भी तय होती हैं। उनको आप उनका एक ड्यू शेयर भी देते हैं, गवर्नमेंट में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका भी फराहम करते हैं। ये तो एक जमहूरी अमल है, इसमें तो किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिका इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, जब आप लोगों ने ट्रेन मार्च शुरू किया था तब भी इस हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि पैसे देकर लोगों को आप मार्च में शामिल कर रहे हैं। आज भी वज़ीर ख़ारजा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 30-30 हज़ार रुपया दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं लोगों को, क्योंकि आप लोगों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि कोई चलने को तो साथ तैयार नहीं, इसलिए मजबूरन पैसे दे के आप लोगों को अपने साथ लोगों को मिलाना पड़ रहा है। क्यों हर बार ये इल्ज़ाम लगा देते हैं आप पर? ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है बेचारे, और क्या कहे, क्या जवाब है उनके पास। यानी इस वक्त हजारों लाखों की तादाद में, तो हजारों की तादाद में उस काफिले में शामिल है, और हजारों लोग हर स्टेशन पे, वो ठट्ठा है, सजावल है, बदीन है, उससे पीछे है, जहां से तक अब जाते हैं, इस काफिले में भी हजारों लोग शामिल हैं और लोग हर जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शाह महमूद साहब जरा इन हजारों को तकसीम कर लें 30,000 के साथ, ये क्या कहना चाहते हैं? और बेचारे क्या कहें? यही कहेंगे ना कि जिनके पास लोग तो है नहीं। वोट भी हम खरीद लेते हैं कि वोटों सिंध के लोग हमेशा में वोट देते हैं, हमारे ही MP MLA जीतते हैं। शाह महमूद साहब बेचारे और क्या कह सकते हैं? तो इनके इन बातों पर गौर न करें, इस तरह की हरदा सराई और गलत बयानी ना करेंगे तो क्या इकरार करें कि हाँ लोग हमारे खिलाफ निकल आए हैं, क्योंकि उनके तो लीडर ने कहा लोग तो उनके साथ भी हैं, उनके मार्च में भी सिंध हुकूक जो मार्च है उनके साथ भी तो लोग शामिल हैं जो 15 सालों का आप लोगों से हिसाब मांग रहे हैं। आप देंगे 15 सालों का हिसाब? बिल्कुल, कहाँ लेना है हिसाब तो आवाम के वोट ही लेते हैं। और तो कोई तरीका नहीं है हिसाब देना। शाह महमूद साहब ने कोई अदालत लगा रखी है जहाँ के हिसाब देना है, या किसी मैदान में आकर हमसे हिसाब पूछना है। हाँ, आपका अपना किसी प्रोग्राम में बुला लीजिए उनको, मैं भी हाजिर हो जाऊंगा, या सिंध गवर्नमेंट के किसी तर्जुमान को बुला लेंगे, उनकी तसल्ली करा देंगे। लेकिन और कौन सा तरीका है? हमसे तो हिसाब मांगे, कोई हक उनका बिल्कुल है, लेकिन बाकी इख्तिसारन की सूरत में मांगना चाहते हैं। उन्होंने ये हक उनको आज याद आया जब पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो उसके बाद उन्होंने मार्च करने का ऐलान कर दिया कि वो हमारे खिलाफ, हम उनके खिलाफ मार्च कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ मार्च करेंगे। अब वो एक तसादुम की तरफ भी जाना चाहते हैं। हमने 12 कोशिश की है कि
वो एक वैसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों जुलूस आपस में अपने सामने हो सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो या पहले आ जाए या बाद में कर ले, लेकिन वो इस पे भी अड़े हुए हैं कि नहीं। वो कौन सा मुकाम है जहाँ पर ये तसादुम का खतरा हो सकता है? मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट मुझे इंटरनेट कर रही है, उनका हक है। हाँ। जुलूस करे, जलसा करे, हमसे हिसाब मांगे, हम देंगे, लेकिन हम देंगे बदरिया वोट, अवामी वोट के जरिए हिसाब हो सकता है। तो अच्छा, आज जब बिलावल साहब कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हम इस हुकूमत पर हमला कर देंगे, उस हमला करने से क्या मुराद थी उनकी? बंदूकों से, लाठियों से हमला नहीं कर देंगे, हम अपने सियासी हथियारों से हमला करेंगे और सियासी हथियार आईन और कानून के दायरे में इस्तेमाल किया। तो क्या मकसद क्या है? अब ऑपोजिशन हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ मार्च खेल रहे हैं, आपको कुछ मिल जाएगा इस मार्च से? पीडीएम को मिल जाएगा जो 23 मार्च को उन्होंने करना है, या पीटीआई को मिल जाएगा जो हुकूक मार्च, सिंध हुकूक मार्च वो कर रहे हैं? ये मार्च करने से मिलेगा क्या आप सब लोगों को? देखिए, एक तो ये उनके मार्च को मार्च मत कहें, चले मेरी दानिश में वो मार्च में, मैं आपको तो पता नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि अगर एक चीज शरारत और इस नुक्ता नजर के तहत की जाए कि वो उस पर खराबी करना चाहते हैं, वो तसादुम की कैफियत पैदा करना चाहते हो, तो उसको आप वो मार्च मत कहे जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल रीजंस के लिए पॉलिटिकल जो एक्ट है वो तसादुम की तरफ जाना चाहते हैं, तो लड़ाई की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो इस पर राजी है तो बिस्मिल्लाह, लड़ाई करके देख ले, वो भी देख लेते हैं। लेकिन पहला एक हथियार ये है कि बंदों के ऊपर इतना लगो इल्जाम लगा दो, इतने केस बना दो, इतना बदतमीजी कर दो कि अब लोग बेचारे या चुप हो जाए या लड़ पड़े। अब आप उससे आगे बढ़ के आप कहते हैं कि हम अच्छा पीपल्स पार्टी जुलूस निकाल रहे हैं, हम उसके खिलाफ जुलूस निकाल, उसके सामने जाएंगे उसके खिलाफ, तो ये कौम देखेगी, आप भी देखिए। इस तरह ना करें। कायरे साहब, 8 तारीख को आप लोगों ने इस्लामाबाद, एक मिनट आप पहले मेरी बात जी आप इसको इस एंगल में ना देखें, इसको जरूर इसके असर के साथ इसकी इंटरप्रिटेशन करें। अगर हमने गलती की है, हमने जुलूस गलत उनके जुलूस के बाद ऐलान किया है, तो हमें कहिए सही गलत कर रहे हैं। सही। और अगर उन्होंने किया है तो उनको कहिए कि वो गलत सही। 8 मार्च को इस्लामाबाद जो पीपल्स पार्टी का है लॉन्ग मार्च पहुंचना है, क्या स्ट्रेटजी है? आप लोग वहाँ पर बैठ जाएंगे, जो मकासद हैं, जो आप लोगों के 38 मुतालबात हैं, जो डिमांड एक सामने आई है, वो पूरे करवाएंगे? ज़रा वो एक दिन में तो सब कुछ होने वाला नहीं है, तो स्ट्रेटजी क्या है? इस्लामाबाद पहुंचकर करेंगे क्या आप लोग? जब भी आप कोई मूवमेंट शुरू करते हैं तो उस मूवमेंट में कुछ आगाज होते हैं, वो आप डिक्लेयर करते हैं, उस मूवमेंट से कुछ मकासद हासिल करते हैं, आप वो करते हैं, और उनको बाद औक़ात आप मुतालबात की शक्ल में पेश भी करते हैं। हाँ। वो आपके मुतालबे भी होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कल आपने करने होते हैं, वो आप उस हालात में उस हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, दीगर लोगों से भी मुतालबा करते हैं, दीगर जमातों से भी कर सकते हैं। और ये आपका मैनिफेस्टो या आपका चार्टर की सूरत भी होती है कि हम अगर आते हैं तो हम इसको किस एंगल में लेकर चलेंगे। ये तो पीपल्स पार्टी ने वादे कर दिया, क्योंकि आप तो कह रहे थे आपका मकसद क्या है, आप चाहते क्या है। और हमने आपसे शेयर किया था कि जब हम करेंगे मार्च, तो मार्च शुरू करने के ऊपर हम इसकी ब्रॉडर लाइन आपके सामने रख देंगे, और फिर इसकी तफसील जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर बिलावल साहब अपनी तकारीर में इसकी तफसील बयान करते आएंगे, जिस तरह आज उन्होंने कुछ मकामात पे बातें की। कायरे साहब, आप लोगों ने तो खुद भुगता हुआ है ये। 2011 में जब कादरी साहब ने धरना दिया था, आप उस कमेटी में भी शामिल थे जब मुज़ाकरात हुए कंटेनर में जाकर कादरी साहब से। तो कितना प्रेशर होता है जो वफाक में बैठी हुई हुकूमत होती है, इस तरह के धरनों से, ऐसे एहतजाज और ऐसे लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए कितना प्रेशर होता है? अल्टीमेटली तो बात तो डायलॉग पर ही आकर खत्म होती है। देखिए, वो कहते लाता तो बहुत बातों में नहीं मानते, लेकिन मुख्तलिफ एहतजाजों के रंग भी मुख्तलिफ है। इस पार्टी के खिलाफ एहतजाज हुए, मैंने पहले भी कहा, एहतजाज करना एक सियासी अमल है और सियासी हक है। रोज जलसा इवन सेटल करना कोई जुर्म नहीं है। हमारे खिलाफ हुआ, हमने कभी नहीं कहा कि वो जो जाती थी। हाँ, हमने कहा कि एक पिता का दुरुस्त नहीं है, उनके साथ क्योंकि औरतें और बच्चे थे और मासूम बच्चे थे और बड़ी शदीद ठंडक थी, तो हम इसी खतरे में थे कि अल्लाह न करे कैसा खुदा न खासा हादसा न हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए।
बात ये भी होती है कि मौत जो है वो इंतजामिया से लड़ पड़ता है, पुलिस से लड़ पड़ता है, पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। बिल्कुल। वो एक खदशात होते हैं, और सुकैश आ जाएगी, इस्लाम हो जाएगा, जो मौत को डिस्पर्स करने के लिए उसमें खवातीन और बच्चों के साथ जाती होती है। उस हद तक हमारा एतराज था। हाँ, डायलॉग का रास्ता ही वाहिद रास्ता होता है और अल्टीमेटली डायलॉग ही होता है। उसके लिए हमने अपने चार्टर सामने रख दिया है, उसी के मुताबिक आगे बात भी हो सकेगी, जिससे भी होनी होगी। अच्छा। लेकिन हम कर ये रहे हैं कि हम अवामी राय आमा को हम बात कर रहे हैं, अवामी दबाव खड़ा कर रहे हैं, और जमहूरियत में लाठियों का या बंदूकों का दबाव नहीं होता, सही, या टैंकों का, तोपों का दबाव नहीं होता, बल्कि अवाम के शऊरी दबाव होते हैं। 8 मार्च को आप लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है, 23 मार्च को पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, फिर आप लोग पीडीएम के मार्च का भी हिस्सा बनेंगे? नहीं, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन वो भी जुलूस कर रहे हैं, इसी मकसद के लिए कर रहे हैं कि हुकूमत की जान छूटे। हो सकता है उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक, हो सकता है अदम एतमाद की तहरीक आ जाए और कामयाबी के बाद उनको जरूरत पेश है, और हो सकता है कि वो जुलूस करें। एक होता है, 2 मिल जाएं तो 11 बन जाते हैं। तो क्या ये अच्छा होता कि अगर वाकई इस हुकूमत को दबाव में लाना चाहते थे तो पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन बाकी जमातों के साथ मिलकर, पीडीएम के साथ मिलकर अगर करती तो ज्यादा दबाव ना पड़ता इस हुकूमत पर? मुझे बिल्कुल, मुझे ये कहते हुए मेरे बात थोड़ी सी इब्तिदाई है, क्योंकि आप काबिल एहतराम है। ये पीपल्स पार्टी बड़ा आसान हदफ है। आप हर वक्त हमें ऐसे सवाल इस तरीके से पुट कर देते हैं कि जिस तरह हम गुनाहगार हैं। आप सारे दोस्त जानते हैं कि बेशुमार दफा बर्दाश्त कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाई थी, पीडीएम इकट्ठी होती यकीनन बड़ा दबाव, कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हम इकट्ठे चलते तो कोई दूसरी राय नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन इस मुश्किल को खराब किसने किया, इस ताकत को बिखेरा किसने? क्या पीपल्स पार्टी ने? क्या हमारे वतीरों से हुआ, या हमें शायद खान नवाजी साहब ने गलत तरीके से, गलत उस्लूब के तहत एक शोकाज दे दिया जिसका उनको इख्तियार ही नहीं था? पर हर जमात की अपनी एक इज्जत है, अपनी एक अदा है, उसके ऊपर हम हट हुए। हमें भी लेकिन ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के लिए अब आप लोग सब लोग इकट्ठे हो भी रहे हैं, स्ट्रैटेजीज भी बन रही हैं जरदारी साहिबान की। हम पीडीएम से अलग हुए, लेकिन हम असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बिल्कुल इकट्ठे हैं। उनके क्यादत में हम इकट्ठे हैं, उनके साथ मुशावरत से चलते हैं, लेजिस्लेशन में भी, बाकी जगह पे भी जमहूरी अमल है। और जमहूरी तरीका कार के तहत आप ये नहीं करते कि हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं, उनके खिलाफ हम जलसा जुलूस कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। कल ये सेशन करेंगे सेनेट का या कौमी असेंबली का, तो बाहर। क्या ये बात दुरुस्त है कि तहरीक अदम एतमाद का जो मामले खटाई में पड़ गए हैं क्योंकि इत्तेहादियों की कुछ रिजर्वेशंस थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो व्हाट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, क्या नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन होने के बाद क्या सेटअप होगा, और जिस वजह से हम सब लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या पेट्रोल जो है वो सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी? और ज़रा ये बता रहे हैं कि काफली ख़ास तौर पर इन तमाम सवालों के जवाब उन्हें मिल नहीं सके, जिसकी वजह से वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि क्या हमने माजी में मुश्किल तरीन हालात में, जब मुल्क में दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दी के हम शिकार थे, आलमी के साथ बाजारी थी, वर्ल्ड रिसेशन बहुत खौफनाक था, क्या हमने उसके दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ा के, पाकिस्तान की ज़राअत में इजाफा करके, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में डबल करके, पेंशनें बढ़ा के, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके दहशतगर्दी पे काबू पाके, क्या हमने पाकिस्तान की मैशत को ठीक किया था कि नहीं? $150 बैरल तेल गया था, क्या हमने उसको मैनेज किया था कि नहीं? किया था ना। तो ये कहना कि क्या कीमतें कम हो जाएंगी, हाँ बिल्कुल हमने मैनेज किया था, बिल्कुल हमने IMF के साथ डायलॉग किया था। अगर कोई गवर्नमेंट नालायकी करती है, इसमें खजाना ने तो खुद कहा था, वजीर खजाना जब मशीर खजाना बने शौकत करीम साहब, तो उससे तो हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि इट्स पूर्णली डायलॉग जो है IMF प्रोग्राम है, इन्होंने बड़े गलत तरीके से डायलॉग किया है कि निगरानी अपने रिकॉर्ड में मौजूद है, निकाल के देख लीजिए। फिर वो मशीन बन गया तो वो ठीक हो गया, अच्छा हो गया सब कुछ। अब सवाल ये है कि क्यों इत्तेहादी, आप शायद शेख रशीद साहब की उस खबर को मेंशन कर रहे हैं जो उन्होंने आज या कल कोई कही है, उन्होंने कोई खबर दी है? नहीं, हमारे भी जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि इत्तेहादियों की बड़ी रिजर्वेशन है जो दूर नहीं हो सकी। देखिए ना, मैं आपसे सोर्स पूछूंगा तो आप जाइए सोर्स तो भी बता दी। डेफिनेटली। गुजारिश ये है कि
फिर उसके ऊपर मैं ये कहूंगा ये किसी की शुरुआत है जो आपको किसी ने सुना दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सीरियसली डायलॉग में हैं और ये सिंपल नहीं होता कि हम आपके सामने खड़े होकर आज कह दी कि आपने इतने भी फैसला कर दिया है, इतने लोग सामने आगे ये खड़े हैं बड़ा लोग, जब उसका अप्रोप्रिएट टाइम आता है तभी होता है। लेकिन समझ नहीं आती ना कि इत्तेहादी आप लोगों को भी राजी करने में लगे हुए हैं। समझ आ जाएगी। नहीं सुन लेना, और हुकूमत को भी तसल्लियां दे रहे हैं, मोनिस इलाही साहब भी तसल्लियां देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, इधर से परवेज इलाही साहब इत्तेहादियों से मिलते हैं, लेकिन वो अगले दिन ये भी कहते हैं कि इस हुकूमत के 5 साल इनका मैंडेट है, इनको पूरा करना चाहिए। जो हमें मिल रहे हैं हमारे साथ चाहे जब तब पीने आते हैं कि हम उनके पास जाते हैं तो क्या खाने जाते हैं, फिर उनके पास सारी जमातें जाते हैं और वो सबसे मिलते हैं। और जो इस तरह वो हुकूमत को भी कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत है, आम आदमी की जिंदगी बड़ी तंग है, पूरा हालात है पंजाब के अंदर, क्या ये उनके तहफात नहीं है? ये सवाल नहीं है हमारे। दूसरी बात यह है कि हम क्या इतने ही सादे हैं, हमें समझ ही नहीं है। हाँ, गुजारिश ये है कि जिस तरह आप बेहतर क्राफ्ट करते हैं ना, आपका एक्सपीरियंस है, आपका फील्ड है कि आप सवाल बहुत अच्छे डिजाइन करते हैं और आपने मुझसे कोई बात लिखवानी है तो आप एक तरीके से कुछ सवाल करने के बाद एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। सो ये आपकी टेक्निक है, सियासत हमारी टेक्निक है। वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ किस ने क्या कमिट किया था और वो कैसे मटीरियलाइज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।